तो हेलो दोस्तों, दी एडुकेटेड घोस्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर 8 स्टडी ऑफ कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में पढ़ने वाले। इससे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल और मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इस ऑनलाइन सीरीज में कंपाउंड्स वाले टॉपिक्स को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और फिजिक्स के कुछ जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए थे उसको भी इस ऑनलाइन सीरीज में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। तो इस चैप्टर को हम लोग समझने से पहले ना आखिरकार समझ लेते हैं ये कंपाउंड होता क्या है। तो देखिए, कंपाउंड कुछ और नहीं होता बल्कि ना जब हम लोग दो प्योर एलिमेंट्स को, या दो से ज्यादा भी हो सकता है, अगर दो प्योर एलिमेंट्स को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं और दो प्योर एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद जो हम लोग का नया प्रोडक्ट तैयार होगा, तो जो नया प्रोडक्ट तैयार होता है उसी को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, एक मेरे पास हाइड्रोजन है, उसको अगर हम लोग कंबाइन करते हैं क्लोरीन के साथ तो एक नया प्रोडक्ट मेरा तैयार हो जाता है। वो क्या कहलाता है? HCl। तो ये जो HCl तैयार हुआ ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो इस टाइप का हम लोग को कंपाउंड के बारे में पढ़ना। तो इस चैप्टर में हम लोग को ना मेनली HCl के बारे में पढ़ना है। HCl का इंट्रोडक्शन देखेंगे, HCl का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कैसे HCl को बनाया जाता है, साथ ही साथ इसका यूजेस क्या, मतलब कुल मिलाजुला कर इस चैप्टर में हम लोग को HCl के बारे में देखना है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके इसके बारे में हम लोग पढ़ना और सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ। हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। जो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड है वो मेरा क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो जब हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे थे तब हम लोग देखे थे कंपाउंड दो तरह का होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है मेरा और एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड मेरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बट वहीं अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की तो कोवेलेंट कंपाउंड मेरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 1 रहता था। वहीं बात करें अगर क्लोरीन का, तो क्लोरीन का वैलेंस सेल में मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता था। ठीक है, तो ना ही हाइड्रोजन स्टेबल है ना ही क्लोरीन स्टेबल है, दोनों नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर्ड नहीं कर पा रहा है। तो लेकिन जब ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, जैसे कि हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे है और क्लोरीन का यहां पे आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बाकी क्लोरीन का एज इट इज यहां पे हम 6 मेंशन कर दे रहे, तो यहां पे होगा क्या? हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेकर के, और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेकर के। तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी और क्लोरीन दोनों नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। इस तरीके से हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों मेरा क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ये बना हुआ होता है मेरा हाइड्रोजन से और क्लोरीन एटम से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए। वहीं अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें, HCl के फॉर्मूला की, तो मेरा HCl का फॉर्मूला होता है, मतलब कि हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कलर का, तो ये कलरलेस गैस होता है, इसका कुछ भी खास कलर नहीं होता है। और अगर इसका स्मेल की बात करें तो इसका स्मेल शार्प पंजेंट स्मेल होता है, मगर मतलब अगर हम लोग इसको स्मेल करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत ही अनप्लीजेंट सा स्मेल नजर आएगा, मतलब महसूस होगा, तो उसी को हम लोग पंजेंट स्मेल कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी की, तो ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, पानी में तुरंत घुल जाता है, और पानी में HCl गैस घुल करके क्या बना लेगा? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। जैसे कि अभी मेरा जो HCl है ना वो गैसियस फॉर्म में, मतलब HCl नेचुरली गैस फॉर्म में। ठीक है, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर के कांटेक्ट में आते ही वो क्या बना लेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। अब HCl कैसे भी आ सकता है वाटर के फॉर्म में, पानी से रिएक्ट करके या एटमॉस्फेयर से कहीं से भी अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो वो ड्रॉपलेट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। ठीक है, वहीं अगर इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5। हम यहां से भी देख के समझ सकते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो मेरा टोटल मास कितना हो जाएगा? 36.5 हो जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। वहीं अगर हम बात करिए कहां पाया जाता है, तो ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस में पाया जाता है, मैमल्स के, और साथ ही साथ ये हेल्प करता है डाइजेशन में। साथ ही साथ अगर कोई बैक्टीरिया या सारे ऐसा कुछ हमारे बॉडी में अगर एंटर कर जाता है डाइजेशन के, तो उसको मारने का भी काम करता है HCl। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था HCl के बारे में। चलिए अब हम लोग इसके आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जो हम लोगों का हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ना,
उसका हम लोग अब फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो अगर हम उसके कलर की बात करें तो अभी जस्ट हम देख के आ रहे हैं पीछे उसका क्या होता था कलर, कलरलेस गैस है। स्मेल की बात करें तो वो शार्प पंजेंट स्मेल उसका रहता है। वहीं अगर उसके टेस्ट की बात करें तो हर एसिड की तरह ये भी शार इन टेस्ट, मतलब खट्टा होता है टेस्ट में। उसके बाद अगर फिजियोलॉजिकल नेचर की बात करें तो ये कोरोसिव इन नेचर होता है। एसिड बर्न इफेक्ट देता है, मतलब जला सकता है हमारे स्किन को, मतलब ये कोरोसिव नेचर का होता है। वहीं अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो इट इज 1.25 टाइम्स हेवियर देन एयर, मतलब कुल मिलाजुलाकर हम कह सकते हैं ये एयर से हेवी होता है। मतलब अगर कोई कंटेनर है, अगर हम उसमें HCl गैस और एयर को हम अगर डाल रहे हैं इसमें, तो हमको हमेशा HCl नीचे मिलेगा और एयर इसके ऊपर मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो मेरा ये है, ये जो मेरा HCl है वो क्या है, हेवियर देन एयर है, एयर से ज्यादा भारी है, इसलिए वो हमेशा लोअर पोर्शन में हम लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो -83 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो मेरा -113 डिग्री सेल्सियस है। ये सब बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ये आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है ना, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में तुरंत घुल जाता है, मतलब पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी के कारण जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ना, वो क्या बना देता है, फ्यूम्स बना देता है मॉइस्ट एयर में, और टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। जो पीछे बताए थे वही कहना चाह रहा है, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ना कि जो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, अगर उसके आसपास मॉइस्चर मिल गया या फिर मॉइस्ट एयर मिल गया, तो वो क्या करता है, उससे रिएक्ट करके टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। कहने का मतलब यही है कि जैसे ही हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में कांटेक्ट में लाएंगे, तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है मेरा, वो क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ड्रॉपलेट्स कुछ कुछ उसमें बनना स्टार्ट हो जाता है। जितना ज्यादा वाटर देंगे उतना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज था मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे इसके बारे में समझते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसका हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं, आखिरकार क्या क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो हम लोग का पहला प्रॉपर्टी कंबस्टिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। द गैस इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब जो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ना, वो ना ही कंबस्टिबल खुद है और ना ही सपोर्ट करता है कंबशन को, मतलब आग को, फायर को ना ही सपोर्ट करता है, ना ही वो खुद जलने में हेल्प करता है, ठीक है। ये सिंपल सा कंबस्टिबिलिटी के ऊपर ये मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग रीड करके समझ सकते हैं। दूसरा हमारा बेस्ड है थर्मल डिसोसिएशन के ऊपर। थर्मल डिसोसिएशन ये कहता है ना कि अगर हम लोग HCl को, जो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, उसको अगर हम लोग हीट करेंगे अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ये जो मेरा HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस में और क्लोरीन के गैस में, ये टूट जाएगा। ये हमारा थर्मल डिसोसिएशन कहता है, मतलब ऑन हीटिंग एबव 500 डिग्री सेल्सियस, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को अगर हम 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन में और क्लोरीन में। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी सिंपल सा था, इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है, विथ मेटल्स, कि जो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ना, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो ये जो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिलेशन शो करेगा। तो इसको हम लोग समझने से पहले ना रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं, जो हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां पे क्या कहता है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां पे मेरा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ये कहता है ना कि हाइड्रोजन से इधर जितने एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन से इधर ये मेरे जितने एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है। वहीं अगर इन सभी एलिमेंट्स की बात करें तो ये सारे एलिमेंट्स मेरा हाइड्रोजन से वीक एलिमेंट्स है। यानी कि अगर मेरा हाइड्रोजन है, मतलब जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरा हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे जो मेरा मेटल है इसको हम एक काम करते हैं, कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल हम समझने के लिए एक यहाँ पे सोडियम का एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं HCl जो मेरा है वो ये सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये सोडियम से रिएक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन से सोडियम ज्यादा पावरफुल है ना, तो इसका मतलब ये जो सोडियम है ना, वो क्या करेगा, इस HCl में से हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद क्लोरीन के साथ क्लोराइड बना लेगा। मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे कि सोडियम खुद क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन जो उसको बाहर निकाल के हाइड्रोजन गैस बना दिया, ये कहना चाह रहे। अब यहाँ पे मेरा H2 है तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ पे 2 करेंगे तो क्लोरीन 2 हो गया, इसका मतलब हमको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हमको 2NaCl और 2Na करना पड़ेगा। अब बैलेंस हो गया, समझ में आ रहा है। वहीं जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे मेरा HCl है ना, अब हम HCl को एक काम करते हैं, ये कॉपर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। तो अगर हम जैसे ही HCl को कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से मेरा वीक है, तो ये कॉपर उतना पावरफुल है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन को हटा ही नहीं पाएगा क्लोरीन से और ये रिएक्शन होगा ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं ना कि अगर हम HCl को रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं किसी भी एलिमेंट के साथ, तो वो मेटल हाइड्रोजन से अगर ज्यादा पावरफुल हुआ तो वो हाइड्रोजन को हटा करके खुद का क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, इवोपोरेट कर देगा, मतलब कि लिबरेट कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, तो मतलब यहां पे एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेटल दैट कम बिफोर हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब वैसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से पहले आते हैं, मतलब ऊपर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो क्या करेंगे, फ्रॉम नहीं होगा यहाँ पे, फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म देयर कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड। तो वैसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, ये सारे मेटल्स ये सब मेरे जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को हटा देंगे और खुद का क्लोराइड बना लेंगे। वही लिखा, फॉर्म देयर कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड व्हेन हीटेड विथ HCl एंड लिबरेट हाइड्रोजन। वहीं अगर ये सारे एलिमेंट्स की बात करें जो हाइड्रोजन से वीक है, तो वो HCl से रिएक्ट करके कोई रिएक्शन करेंगे ही नहीं। जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे HCl को रिएक्ट करवा देते हैं, मेरा HCl है, ठीक है, उसको हम रिएक्ट करवा देते हैं कैल्शियम से, तो हम देखते हैं सबसे पहले कैल्शियम कहाँ है, मेरा कैल्शियम यहाँ पे, तो कैल्शियम हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, और जब अगर हम कैल्शियम को रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन से तो मेरा क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। बट ये जो मेरा रिएक्शन लिखे हैं ये बैलेंस नहीं, इसको हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि HCl के साथ वैसा मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है वो अगर रिएक्ट करेगा तो वो HCl में से हाइड्रोजन को हटा करके खुद का क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा। समझ पा रही हो ना, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें ये सारे एलिमेंट जो हाइड्रोजन से वीक है, तो वो HCl में से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। जैसे यहाँ पे कॉपर की बात करें तो कॉपर मेरा हाइड्रोजन से वीक है, तो ये कॉपर HCl में से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा और ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। यही कहना चाह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये तो हम समझ गए, लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे। तो इसको याद करने का सिंपल सा एक यहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ, इसको हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं। अगर इसको हम लोग याद कर लें तो ये सीरीज हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। जैसे P से क्या हो गया मेरा, P से पोटेशियम हो गया, S से क्या हो गया, सोडियम हो गया, C से कैल्शियम हो गया, M से मैग्नीशियम हो गया, A से एल्यूमिनियम हो गया, Z से जिंक हो गया, I से आयरन हो गया, T से टीन हो गया, L से लीड हो गया, H से हाइड्रोजन हो गया, C से कॉपर हो गया, S से मेरा सिल्वर हो गया, G से गोल्ड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये सिंपल है, मेटल के साथ अगर मेरा HCl रिएक्ट करेगा तो वैसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है वो HCl में से हाइड्रोजन को हटा देंगे और खुद का अपना क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा। लेकिन वैसा एलिमेंट जो हाइड्रोजन से वीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के बाद आता है, वो हाइड्रोजन को HCl में से नहीं हटा पाएगा और रिएक्शन होगा ही नहीं। इसका मतलब यहां पे मेरा कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर ये सारे मेटल्स अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा HCl में तो वो हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद का क्लोराइड बना लेगा। सिंपल सा ये मेरा सेकंड रिजल्ट है मेटल से रिलेटेड। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ रिजल्ट को भी देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद अमोनिया के ऊपर बेस्ड है। मतलब ना HCl को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे अमोनिया से तो क्या होगा, तो हम लोग ना इसको एक इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं मेरे पास HCl है, ये गैसियस फॉर्म में, ठीक है, HCl गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, उसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया से, NH3 इसका फॉर्मूला होता है, ये भी गैस है, ठीक है। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे, ये भी गैस है, तो हम लोगों को ना एक सॉलिड सब्सटेंस बनता हुआ नजर आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, NH4Cl। और ये मेरा क्या होता है, सॉलिड होता है। दो गैस को हम कंबाइन किए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड अमोनिया को, तो मेरा एक पाउडरी व्हाइट फ्यूम सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। तो ये हम लोग टेस्ट में हम लोग का काम आता है, मतलब कैसे हम लोग
कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये मेरा हाइड्रोजन है कि नहीं है, डिटरमाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। एज ऑफ नाउ हम लोग रिएक्शन पढ़े तो रिएक्शन को समझते हैं। यहां पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। HCl कंबाइंस विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ वो कंबाइन होता है, क्या बनाता है, डेंस व्हाइट फ्यूम बनाता है, डेंस व्हाइट फ्यूम बनाएगा किसका, अमोनियम क्लोराइड का, जो यहां पे हम देख सकते हैं। तो ये मेरा कुछ HCl से रिलेटेड रिएक्शन था, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में इतना कुछ तो हम लोग समझ गए, लेकिन सवाल ये आता है कि जो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो बनता कैसे है। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड मेरा कैसे बनता है, उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। पहला तरीका है हम लोग का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका है हम लोग का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्टली अगर हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन कर देंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगा। इसी को हम लोग इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करेंगे क्लोरीन गैस से सनलाइट के प्रेजेंस में, तो मेरा क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक गैस, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाता है, ठीक है। बात बस इतनी सी। तो पहला तरीका तो सिंपल है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग अपना दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये है ना, बाय हीटिंग मेटालिक क्लोराइड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ना यहां पे ये कह रहा है कि अगर हम मेटालिक क्लोराइड को हीट कर देंगे, जो हमारा मेटालिक क्लोराइड होगा उसको हीट कर देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब भी मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगा। यहां पे ये कहना चाह रहा है, जैसे हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। उसको अगर हम हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 मेरा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो जब हम लोग मेटालिक क्लोराइड, जैसे मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड, उसको हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां पे ना एक चीज टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर हम इसको लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस से कम पे अगर हम इसको हीट करेंगे, तो मेरा यहां पे बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। मेरा यहां पे क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगा यहां पे। ये चीज ध्यान में रखना है। वहीं अगर हम इस रिएक्शन को सोडियम क्लोराइड को ही फिर से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करवा देते हैं, लेकिन यहां पे इस बार हम टेम्परेचर को 200 से आगे ले जाते हैं, अबव 200 डिग्री सेल्सियस। वही रिएक्शन है, वही मेटल क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, वही सल्फ्यूरिक एसिड है। बस इस बार अगर हम टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाते हैं, तो जो मेरा यहाँ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा था ना, वो यहाँ पे डायरेक्टली मेरा क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सोडियम सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे। बस ये चीज ध्यान में रखना है। और साथ में यहां भी मेरा क्या इवॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगा। बस यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, ये बैलेंस नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमको 2 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, ये क्योंकि यहाँ पे 2 है और सोडियम वहां पे 2 है, तो यहाँ पे हमको 2 करना पड़ेगा। तो ये क्या देख रहे हैं हम, जब मेटालिक क्लोराइड को हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तब भी हमको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं हम एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, कॉपर क्लोराइड को भी ले लेते हैं, CuCl2 मेरा कॉपर क्लोराइड हो गया। अगर हम कॉपर क्लोराइड को भी अगर हम रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो इस बार भी अगर हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पे हमको क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट मिल जाएगा सबसे पहले, CuSO4, और साथ में हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल जाएगा यहाँ पे भी। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बाकी तो बैलेंस लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा तरीका हम क्या देखें, जब हम मेटल क्लोराइड को हीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब भी मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा। ये जो 2 एग्जाम्पल है ना, इसको ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम लोग आगे इसी को यूज करेंगे, सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कर रहे हैं एक बार कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दूसरी बार भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर का। एक बार 200 डिग्री सेल्सियस से कम पे अगर हम रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा। वहीं अगर हम इसी रिएक्शन को वापस से करते हैं, लेकिन इस बार टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से अगर हम ऊपर ले जाते हैं, तो फिर से इस बार मेरा क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। वहीं एक और एग्जांपल लिया हम कॉपर क्लोराइड का, उसको रिएक्ट किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो भी मेरा कॉपर सल्फेट बना और साथ में मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस
बन गया। तो हमको बस इस गैस से रिलेटेड मतलब है कि हम कैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका था, हम लोग जब हीट कर देंगे मेटालिक क्लोराइड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब भी हमको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। HCl गैस को लेबोरेटरी में हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेबोरेटरी में मतलब लैब में प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग जो ये प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ना एक रिएक्शन लेके समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी पीछे देखे ना रिएक्शन, वही रिएक्शन यहाँ पे वापस से होगा। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे ना टेम्परेचर का बहुत रोल है, टेम्परेचर को हम लोग को अच्छे से समझना है। तो पीछे हम लोग जो देखे थे वही चीज फिर से हम यहाँ लिख रहे हैं। जब सोडियम क्लोराइड को हम हीट करते हैं बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से कम रख करके हम हीट करेंगे, तो मेरा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मेरा इवॉल्व हो जाता है, ठीक है, मतलब निकल जाता है। लेकिन जैसे ही हम अगर टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करते हैं, समझने की कोशिश करना बहुत ही सिंपल है। जब हम लोग टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से कम रख रहे थे, तो NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl इवॉल्व कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाते हैं, एबव 200 डिग्री सेल्सियस ले जाएंगे, तो होगा क्या, समझने की कोशिश करना। एक चीज समझो, अगर हम कोई भी बीकर है मेरे पास या कुछ भी है, ठीक है, ये मेरे पास बीकर है, अगर हम इसको हीट करने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होकर 200 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा ना, उसके बाद ही ना फर्दर आगे जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि 0 से 300 400 पहुंच जाएगा। तो वैसे ही यहां पे भी अगर हम शुरू में NaCl H2SO4 को रिएक्ट करते हैं बिलो 200 डिग्री सेल्सियस में, तो इस बीकर के अंदर मेरा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा कि नहीं बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा कि नहीं बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा इस बीकर के अंदर। और साथ ही साथ इस बीकर में तो मेरे पास NaCl ऑलरेडी मौजूद ही है। तो अभी समझने की ये कोशिश करना है ना कि जब मेरा टेम्परेचर 0 से 200 डिग्री सेल्सियस तक है, तो मेरा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना, साथ ही में जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो यहां से बाहर निकल गया, और बीकर में अभी भी NaCl तो मौजूद होगा ही, साथ में ही H2SO4 भी होगा इस बीकर के अंदर मौजूद, साथ में H2SO4 भी है बीकर के अंदर मौजूद। अभी ये चार चीज समझ में आ रहा है। जैसे जब हम स्टार्ट किए रिएक्शन को, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ NaCl था और H2SO4 था। अब जब हम इसको हीट किए, तो हीट करने के बाद 0 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पे क्या होगा, ये NaCl और ये H2SO4 रिएक्ट करके बना लिया होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लिया होगा, और साथ में HCl जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो यहां से निकल गया होगा। तो एक चीज ये ध्यान में रखना है, 0 से 200 डिग्री सेल्सियस में ये तीनों कंपाउंड तो इसके अंदर ही होगा। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर हम 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो जैसे ही हम 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है ना इस बीकर में, वो क्या करेगा, ये मेरा NaCl से रिएक्ट कर जाएगा। वो क्या करेगा, NaCl से रिएक्ट कर जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही हम 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले गए, देखिए जो मेरा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है बीकर में अभी भी मौजूद है, ये मेरा जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है बीकर में अभी भी मौजूद है, वो क्या करेगा, NaCl से रिएक्ट कर जाएगा। NaCl से रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने के बाद मेरा क्या बना देगा, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट बना देगा, और साथ में फिर से क्या करेगा, HCl गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगा। क्या बोले, ये समझ में आया? फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम क्या बताएं। देखो ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हम अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए ले रहे हैं। ये मेरे पास बीकर है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर मेरे पास क्या क्या है, अभी स्टार्टिंग में मेरे पास इसके अंदर NaCl है और H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है। अब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तो 0 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहां पे रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद इस बीकर में मेरा क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये वाला बन जाएगा, बीकर के अंदर ही बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, वो भी बीकर के ही अंदर है। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगा जब 0 से 200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है। अब जैसे ही टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से हम ऊपर बढ़ाएंगे, जैसे ही टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ाएंगे, तो ये जो मेरा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है बीकर के अंदर, वो क्या करेगा,
NaCl से रिएक्ट करना शुरू कर देगा और NaCl से रिएक्ट करके ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaCl से रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट बना देगा और वापस से मेरा HCl गैस यहां पे क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। ये जो बताएं ये समझ में आया, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ये समझ में आया ना। तो मतलब कि यहां जो रिएक्शन लिखा हुआ उसको हम लोग डायरेक्टली एक स्टेप में भी लिख सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का। यहां से यहां जो हम पहला स्टेप यहां और यहां से यहां जो 2 स्टेप लिखे हैं ना, इसी को हम एक बार में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जब हम लोग NaCl को रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, और टेम्परेचर हम रखेंगे अबव 200 डिग्री सेल्सियस, अबव 200 डिग्री सेल्सियस। जब हम टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा, वो तो उड़ जाएगा और ये वापस से रिएक्ट NaCl से करके और सोडियम सल्फेट बनाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली भी एक ही स्टेप में लिख सकते हैं कि वो मेरा सोडियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में यहां भी मेरा क्या होगा, HCl गैस इवॉल्व हो जाएगा। ये जो बताएं ये समझ में आ रहा है। यहां पे मेरा 2 हाइड्रोजन, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, हम इसको बैलेंस कर देते हैं, यहां पे मेरा 2 हो जाएगा। तो ये जो बताएं ये समझ में आया, ये जो बोले ये समझ में आ रहा है ना। अगर फिर भी डाउट होगा तो हमसे फिर से पूछ लेना। जो बोले यहां तक में कोई दिक्कत है एक बार देख लो फिर से, 1 मिनट का हम टाइम दे रहे। तो चलो अभी जो हम लोग थ्योरेटिकली जो इक्वेशन लिखे हैं ना उसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, उसको लैब में आखिरकार कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग का कुछ इस तरीके का सेटअप लिया जाता है। देखो एक बीकर होता है, बीकर के अंदर कुछ सोडियम क्लोराइड NaCl को ले लिया जाता है, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक बीकर है, उसमें NaCl को हम ले लिए, ठीक है। इसके अंदर कुछ NaCl है। अब साथ ही में ऊपर एक फनल लगाया जाता है जिसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रखते हैं। अब जैसे ही इस फनल को हम ओपन करेंगे तो यहां से मेरा जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो धीरे 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 कहां चला जाएगा, इस सोडियम क्लोराइड के साथ जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा मिक्स हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड मिक्स हो गया। बट यहाँ पे ना अभी टेम्परेचर 0 है, क्योंकि अभी इसको हम लोग हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो टेम्परेचर 0 है। टेम्परेचर 0 तो उतना हम लोगों को खास इफेक्ट नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यहां से हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मतलब हीट यहां से जैसे जैसे जाएगा तो वैसे वैसे बीकर क्या होगा, हीट होगा। और बीकर हीट होगा तो बीकर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके यहां पे मेरा क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा। यहां पे मेरा क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा। और साथ ही में यहां से मेरा क्या इवापोरेट होगा, HCl गैस इवापोरेट हो जाएगा। यहां से मेरा HCl गैस इवोपोरेट होगा। बट एक चीज यहां पे ये ध्यान में रखना है ना कि जो हम यूज कर रहे हैं यहां पे एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसलिए यहां पे जो HCl गैस निकलेगा ना, इसके साथ कुछ मॉइस्चर भी होगा। मतलब ये जो HCl गैस हम लोगों को यहां को देखने को मिल रहा है ना, इस HCl गैस के साथ कुछ मॉइस्चर भी हमको देखने को मिलेगा, कुछ मॉइस्चर भी हमको देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि मेरे पास जो HCl गैस बना है और साथ में इसका कुछ मॉइस्चर भी है, अब अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेगा तो रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा, HCl एसिड का कुछ ड्रॉपलेट्स बना लेगा। मगर हमको क्या चाहिए, हमको HCl गैस से मतलब है, हमको क्या फाइंड करना है इस सेटअप के से, हम लोग को HCl गैस की जरूरत है। बट अगर यहाँ पे हम लोग जो गैस निकल रहा है उसके साथ मॉइस्चर भी है तो मेरा क्या बन जा रहा है, HCl एसिड बन जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जा रहा है। तो अब इस जो HCl गैस है और मॉइस्चर को है, सबसे पहले तो हमको इस मॉइस्चर को इस HCl से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक क्या ड्राइंग टावर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है मेरा एक तरह का ड्राइंग टावर है। यहां पे भी हम लोग क्या लेके रखे हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ही लेके रखे हुए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहां से जो मेरा बना ना HCl मॉइस्चर वाला, वो धीरे 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 यहां से इवोपोरेट होगा और इधर से मेरा फनल से इधर नीचे जाते जाएगा, ट्यूब से यहां आएगा, यहां आ गया। और यहां पे हम क्या लगा के रखे हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे भरा हुआ। अब जैसे ही यहां पे आया वो HCl गैस, तो HCl गैस सल्फ्यूरिक एसिड से तो रिएक्ट करेगा नहीं, लेकिन जो वाटर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहां से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ HCl गैस होगा, वो यहां से ऊपर की ओर चला जाएगा। और यहां पे एक हम बीकर जार कुछ भी ले लेंगे, वहां पे कलेक्ट करेंगे। अब अभी जस्ट कुछ देर हम लोग पहले पढ़े थे कि जो मेरा HCl गैस होता है वो एयर से ज्यादा भारी होता है, मतलब हवा से ज्यादा भारी होता है। इसका मतलब यहां पे एयर है तो मेरा HCl गैस यहां नीचे में जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा।
अब यहां पे मेरा क्या हो गया, इस प्रोसेस से HCl गैस यहां पे आके मेरा सारा जमा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जो मेरा गैस नीचे आके जमा हुआ HCl, अब हम कैसे पता करें कि जो मेरा गैस जमा हुआ नीचे वो HCl ही है, कोई और गैस नहीं है? तो इसके लिए अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले एक रिएक्शन देखे थे कि जब हम लोग HCl को, अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कि जब हम लोग HCl को रिएक्ट कर रहे थे अमोनिया से, तो मेरा क्या बन रहा था, अमोनियम क्लोराइड बन रहा था ना, NH4Cl, और वो क्या है, व्हाइट फ्यूम्स था। तो मतलब कि यहां पे हम लोग अमोनिया से जैसे ही पास करेंगे तो हमको यहां पे अगर व्हाइट फ्यूम देखने को मिल जा रहा है, यहां पे अगर व्हाइट फ्यूम्स नजर आ रहा है, इसका मतलब जो मेरा यहां पे गैस है वो क्या है, HCl गैस है। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट को लैब में किया जाता है, तुम भी कियोगे लैब में, ठीक है। तो देखो यहां जो लिखे उसको यहां पे हम लिख दे रहे कुछ कुछ बात। देखो जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये जो मेरा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है, एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट सम वाटर विथ HCl गैस, इसलिए यहां पे जो HCl निकलेगा उसके साथ कुछ वाटर भी होगा, ठीक है। That's why we use drying tower to absorb moisture, इसलिए हम लोग यहाँ पे ड्राइंग टावर का इस्तेमाल किए ताकि जो भी HCl गैस के साथ मॉइस्चर हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो मेरा HCl एसिड बन जाएगा, मगर हमको एसिड की जरूरत नहीं, हमको HCl गैस की जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज HCl गैस गेट वेट एंड फॉर्म द ड्रॉपलेट्स ऑफ HCl एसिड, जो एसिड बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो हमको जरूरत नहीं है। अब इस गैस को हम क्या करेंगे, पास कर देंगे अमोनिया से, ताकि व्हाइट डेंस फ्यूम बन जाए अमोनियम क्लोराइड का, और हम लोग को पता चल जाए कि ये जो गैस बना है वो मेरा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। तो यही लैब में तुम की होगी परफॉर्म, ठीक है। तो यही मेरा लेबोरेटरी या फिर लैब में हम लोग जैसे कैसे भी परफॉर्म करते हैं और हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कैसे बनाते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो हमसे तुम पूछ सकती हो, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में अच्छे से। जैसे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में पढ़े थे वैसे ही अब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी पीछे एक एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखे थे कैसे बन रहा था। जब मेरा HCl गैस अगर वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर H2O के साथ रिएक्ट करेगा, तो मेरा क्या बन रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा था। तो ऐसे मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो यहां भी वही बात को लिखा हुआ है कि व्हेन HCl गैस डिसॉल्व इन वाटर, जब HCl गैस को हम लोग डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होगा। ये बात में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, देखो जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है ना, अगर वो आयनाइज होगा वाटर से तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, पोलर नेचर की वजह से होता है। देखो फिर से समझना ये बात, हम एक एक्सपेरिमेंट एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो जो मेरा कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो आयनाइज होता है वाटर में, किसकी वजह से, पोलर नेचर की वजह से, वाटर का पोलर नेचर की वजह से। जैसे समझो, जैसे अगर हम HCl गैस की बात करें तो HCl गैस मेरा क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। वहीं अगर हम बात करें वाटर की, वाटर H2O है, ठीक है। तो वाटर क्या है, मेरा लिक्विड है। तो जब मेरा HCl गैस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना तो यहां पे क्या बनाता है, आयंस बनाता है। क्या बनाता है, आयंस बनाता है। H3O+, ये भी मेरा एक्वस होता है क्योंकि लिक्विड में जा रहा था एक्वस होगा, प्लस Cl माइनस क्लोरीन विथ नेगेटिव साइन, ये मेरा क्या बना रहा है, एक्वस बना रहा है। तो वही चीज लिखा हुआ कि जो मेरा कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोई सा भी हम कोवेलेंट कंपाउंड ले लेंगे, यहां पे मेरा कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। अगर वो आयनाइज करेंगे वाटर में, मतलब आयनाइज हो रहा है, आयन बना रहा है वाटर में, तो ये क्यों बना रहा है, क्योंकि पोलर नेचर की वजह से, पानी का पोलर नेचर की वजह से ऐसा हो पा रहा है। HCl जो मेरा है कोवेलेंट कंपाउंड वो आयनाइज हो रहा है वाटर में, आयनाइज का मतलब आयंस बना रहा है। ये गैस था तो अब हाइड्रोनियम आयन H3O+ प्लस Cl- आयंस के फॉर्म में टूट गया है। और आयंस के फॉर्म में टूट गया क्यों, क्योंकि वाटर का पोलर नेचर की वजह से ऐसा हो पा रहा है। तो ये बात भी सिंपल है, इसको एक बार फिर से देखो समझ में आ जाएगा। जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोई सा भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा, वो वाटर में आयनाइज तभी कर पाता है, क्यों कर पाता है, क्योंकि वाटर का पोलर नेचर की वजह से। इसलिए जो मेरा HCl है वो आयनाइज हो गया, आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो गया, H3O+ प्लस Cl- के फॉर्म में हो गया। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो आयनाइज होगा वाटर में, किसकी वजह से, पोलर नेचर की वजह से, ठीक है। अब ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जो मेरा ये जो गैस है, सबसे पहले समझो, ये मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ठीक है। ये मेरा ड्राई फॉर्म में है, ठीक है।
तो जब ये मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड ड्राई फॉर्म में है, चाहे ये ड्राई फॉर्म में हो, गैस हो, चाहे इसको हम प्रेशर लगा के इसको कन्वर्ट कर दे, लिक्विड बना दे, इसको हम प्रेशर लगा के हम लिक्विड बना रहे हैं, इसमें वाटर ऐड नहीं कर रहे, प्रेशर लगा के हम इसको लिक्विड के फॉर्म में ला रहे हैं। तो जो मेरा ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है या फिर लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड है, मतलब इसको हम लोग प्रेशर लगा के लिक्विड बना रहे हैं, ठीक है, तो वो ना ही ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ना ही वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। इसका मतलब ये हो रहा है ना कि ये HCl मेरा कोवेलेंट कंपाउंड, ये एसिडिक नेचर ऐसे शो नहीं करेगा। एसिडिक नेचर तभी शो करता है जब उसको हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और वो आयन बनाता है। लेकिन अगर ये सिर्फ गैस की बात करें, अभी ये रिएक्शन नहीं हुआ, सपोज मान लेते हैं ये रिएक्शन अभी नहीं होता है, मेरा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, एज ऑफ नाउ वाटर के साथ अभी रिएक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ मेरे पास HCl है। अगर हम उसको लिक्विफाइड करेंगे तो ये लिक्विफाइड HCl बन गया, लिक्विड बन गया, चाहे हम गैसियस फॉर्म में लेंगे, ये ना ही ब्लू लिटमस को रेड करने वाला है, ना ही एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। वही चीज यहां लिखा हुआ लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर जो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसको अगर हम लिक्विड बना भी देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? आयन। और आयन किसकी वजह से मिल रहा है? वाटर के पोलर नेचर की वजह से मिल रहा है। बट एज ऑफ नाउ मेरे पास क्या है? सिर्फ HCl गैस है या फिर उसको लिक्विड बना दिए, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से ये ना ही ब्लू लिटमस को रेड कर पाएगा, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड का नेचर है वो कोवेलेंट नेचर का है। लेकिन ये जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को अगर हम रिएक्ट करा देते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्ट करा दिए, वाटर लिक्विड है, तो वाटर के साथ जैसे ही हम रिएक्ट कराएंगे ना, तो एक्चुअली में होता क्या है, मेरा H3O+ आयन बन जाता है और Cl- आयन बन गया। तो इसी को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल देते हैं। अब ये एसिड ब्लू लिटमस को रेड भी कर देगा, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर देगा। हम लोग फिजिक्स में देखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयन की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की। बट HCl गैस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है आयन के फॉर्म में, मगर यहां पे हम देख रहे हैं तो हमको फ्री इलेक्ट्रॉन आयन के फॉर्म में मिल जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, साथ ही साथ ब्लू लिटमस को रेड भी कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की, अब चाहे इसको हम प्रेशर लगा के लिक्विड बना दे, तो ये दोनों वो कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास आयन मौजूद ही नहीं है। जब इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तब इसके अंदर आयन आएगा और फिर ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। तो समझ में आ रहा है ना? HCl एकदम सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार फिर से इसको तुम पॉज करके देखो, लाइन बाय लाइन रीड करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लैब में कैसे बनाया जाता है ये हम लोग देखने वाले। ये शायद एक्सपेरिमेंट तुम किए होगे अपने लैब में, ठीक है? तो अगर नहीं की कोई बात नहीं, देखो हम लोग इसको समझते हैं थ्योरेटिकली, फिर हम लोग एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखो जो मेरा एक्वस सॉल्यूशन होता है ना HCl का, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड वाटर के साथ उसको ट्रीट कर दिया गया। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है HCl गैस का, मतलब जब हम HCl गैस को, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर के साथ ट्रीट कर दे रहे हैं हम उसको, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट कर दिए हैं। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है HCl गैस का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और ये कैसे बनाया जाता है? डिसॉल्व करके हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर में। मतलब कि यहाँ पे ये होता है, जब हम लोग HCl गैस है मेरे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, उसको हम लोग रिएक्ट कर देंगे वाटर से, H2O के साथ। वाटर क्या है? मेरा लिक्विड है। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाता है? आयंस बन जाता है, H3O+ आयन बन जाता है, प्लस Cl- बन जाता है। तो यही मेरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है। यही मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ठीक है? तो जो ये मेरा एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन जो ये बन रहा है HCl गैस और वाटर की मदद से, उसी को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है? और इसको कैसे बनाया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, तो मेरा ये बन जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली जैसे एक बीकर ले लिया जाता है और बीकर के अंदर वाटर को रख दिया जाता है, बीकर के अंदर वाटर को रख दिया जाता है, ठीक है? अब एक यहाँ पे ऐसे बैक सक्शन फनल होता है, ऐसा फनल होता है इन्वर्टेड फॉर्मेट का, ऐसा होता है। और यहां से हम लोग क्या करते हैं? HCl गैस को पास करते हैं, यहां से हम लोग HCl गैस को पास करते हैं। और तब तक पास करते हैं जब तक यहाँ पे प्रेशर जो होता है, मेरा जो प्रेशर बन रहा है वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। और जैसे ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनेगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर जो बन रहा है
वो मेंटेन हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, ना आगे जा पा रहा है गैस ना पीछे आ पा रहा है। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं HCl गैस को लैब में। इसको लैब में तुम की होगी, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये एक बार फिर से देख सकती है, बुक में भी डायग्राम होगा, तुम उससे भी देख सकती हो। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि एक ऐसा फनल लिया जाता है और यहाँ पे वाटर लिया जाता है और यहाँ से HCl गैस को पास कराया जाता है, और तब तक कराया जाता है जब इसके अंदर का और बाहर का प्रेशर सेम ना हो जाए, जिसकी वजह से गैस फर्दर आगे नहीं मूव किया जाएगा, और इस तरीके से हम लोग HCl को बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज देख सकती हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, द गैस इज पास इनटू वाटर। तो यहाँ पे जो गैस को हम लोग पास कर रहे हैं वाटर में, अंटिल नो मोर गैस एब्सॉर्ब, तब तक पास करेंगे जब तक इसके अंदर कोई और गैस एब्सॉर्ब नहीं हो जाए, मतलब कि प्रेशर बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया मेरा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे, गैस को पास करेंगे वाटर में। और जो उसके बाद द प्रोडक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड कंटेन, अब जो मेरा प्रोडक्ट बना है वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा और कंटेन करेगा अबाउट 36% ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बाय मास। तो उसके अंदर 36% हाइड्रोजन क्लोराइड बाय मास पाया जाएगा। तो एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर दे रहे, क्या हो रहा है, जब हम लोग एक बीकर ले लिए, उसमें पानी ले लिए और वहां पे ऐसा बैक सक्शन लगा देते हैं, अब ट्यूब टाइप का, और वहां से हम लोग HCl गैस को पास करते हैं, और पास तब तक करते हैं जब तक उसके अंदर का और बाहर का प्रेशर बैलेंस नहीं हो जाए, मतलब कि इक्विलिब्रियम नहीं ले ले, जब तक मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन वो एक्वायर्ड नहीं कर ले। और जैसे ही वो मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्वायर्ड कर लेगा, तो जो मेरा प्रोडक्ट तैयार होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और वो कंटेन करेगा 36% ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बाय मास। तो इस तरीके से हम लोग लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाते हैं। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार इसको तुम पॉज करके देख सकती हो। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो अभी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाए थे उसका क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करें कलर के, तो जैसे HCl गैस था वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कलरलेस होता है। स्मेल की बात करें तो वो भी पंजेंट चॉकिंग स्मेल देता था, ये भी पंजेंट चॉकिंग स्मेल ही देता, शार्प। टेस्ट की बात करें तो वो भी शार्प टेस्ट होता था, ये भी शार्प टेस्ट होता है। वहीं अगर बात करें फिजियोलॉजिकल एक्शन का, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कोरेसिव इन नेचर का होता है। सभी को पता है एसिड अगर हाथ में लग गया या कहीं भी लग गया तो वो बर्न मतलब जला सकता है, मतलब कोरेसिव नेचर का होता है। ठीक है, वही अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो रेडिली सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, पानी में बहुत तेजी के साथ ये घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल होता है ये। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मेरा वाटर सॉल्युबल होता है। वहीं अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा इसका अराउंड 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेचर के बारे में समझते हैं। उसका नेचर क्या है, तो जो एक्वस सॉल्यूशन मतलब जब HCl और वाटर को मिला दिया गया, HCl गैस को और वाटर को मिला दिया गया, तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है और शो करता है हर एक प्रॉपर्टीज जो एसिड फॉलो करता है, जो हम लोग को चैप्टर 2 या 3 में पढ़ना है, तो उसको हम लोग कुछ दिन बाद देख लेंगे। ठीक है, तो इंडिकेटर, जैसे अगर हम लिटमस में ये एक्वस सॉल्यूशन को डालेंगे ना, तो उसका ओरिजिनल कलर लिटमस का ब्लू है, तो वो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। वहीं अगर मिथाइल ऑरेंज में हम डाल देंगे एक्वस सॉल्यूशन को, तो मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। तो ऑरेंज में अगर हम एसिड डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा पिंक हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें फेनोप्थिलीन का, तो फेनोप्थिलीन का कलर कलरलेस होता है, और फेनोप्थिलीन में अगर हम कोई एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस ही होता है। तो ये हम लोग जब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे ना, तब हम तुमको अच्छे से बता देंगे कि लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थिलीन क्या है। ये एक तरह का इंडिकेटर है जो हम लोगों को बताता है कि कौन सा सब्सटेंस जो हम यूज कर रहे हैं वो एसिड है और बेस है। लिटमस का काम क्या है, अगर कोई भी चीज एसिड होगा तो ब्लू से रेड कर देगा। मिथाइल ऑरेंज अगर कोई भी चीज एसिड होगा तो ऑरेंज से पिंक कर देगा। वहीं फेनोप्थिलीन एसिड में वर्क नहीं करता, कलरलेस से कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर हम बेस डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट बताएंगे तब इसको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, बस अभी ये चीज ध्यान में रख लो कि जो ये मेरा एक्वस सॉल्यूशन है उसको अगर हम लिटमस में डालेंगे तो लिटमस का ओरिजिनल कलर अभी ब्लू ले रहे हैं, तो ब्लू को अगर वो रेड कर दे रहा है इसका मतलब वो एसिड है। वहीं अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज में, अगर हम ये एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे, ऑरेंज कलर का उसका ओरिजिनल स्टेट होता है, ओरिजिनली वो ऑरेंज कलर का नजर आता है। ठीक है, उसमें अगर हम लोग ये एक्वस सॉल्यूशन को डालेंगे तो वो ऑरेंज से पिंक हो जा रहा है, इसका मतलब ये हमको पता चल रहा है कि वो एसिड है। अगर हम तीसरा इंडिकेटर की बात करें तो फेनोप्थिलीन में अगर हम डालेंगे तो ये कलरलेस से कलरलेस ही है, इसका मतलब यहां भी पता चल रहा है ये एसिड है। तो ये एक तरह का बस इंडिकेटर है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है पता करने के लिए कि जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो एसिड है या
बेस है। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, एज ऑफ ना इसको बस तुम याद कर लो, ठीक है। बाकी जब हम बताएंगे तब समझ लेना, ठीक है। बाकी ये बेसिक बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि लिटमस क्या होता है, एसिड का कलर ब्लू से रेड कर देता है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज को पिंक कर देता है, और फेनोप्थिलीन कलरलेस चीज को कलरलेस ही रहने देता है। ये एसिड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्शन ऑन मेटल्स। मेटल्स के साथ इसका बिहेवियर कैसा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो जैसा कि हम लोग पीछे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में देखे थे, जो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे थे, तो भाई यहाँ भी हमको देखने को मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल्स एबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो जो ऊपर है उससे रिएक्ट करेगा एक्टिविटी सीरीज में और मेटालिक क्लोराइड बना देगा और साथ में हाइड्रोजन को इवॉल्व कर देगा। वही प्रॉपर्टी वापस रिपीट हो गया जो पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखे थे, उससे ऊपर। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितना एलिमेंट्स होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को हटा देगा और इसके पीछे का जो है वो नहीं हटा पाएगा। जैसे हम कुछ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम कैल्शियम का ले लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम को अगर हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मेरा क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, CaCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या देखे थे कि ये जो कैल्शियम है वो कुछ अराउंड यहां पे आ रहा था, तो ये हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा और खुद क्लोरीन के साथ अपना क्लोराइड बना लेगा, कैल्शियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहां पे हो जाएगा। लेकिन इसके इधर का कोई एलिमेंट अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन कंप्लीट होगा नहीं। तो ऐसे 1-2 एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हम मैग्नीशियम को भी रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, तो मेरा क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएंगे तो MgCl2 बन जाएगा। अब इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2, और साथ में मेरा हाइड्रोजन गैस यहाँ भी इवॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम भी कुछ अराउंड इधर ही आ रहा था, तो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है। अगर हम चाहें तो जिंक भी ले सकते हैं, जिंक मेरा यहाँ पे कुछ आ रहा था, तो हम चाहें तो जिंक को भी रिएक्ट करवा सकते हैं। जिंक को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे HCl से, अगर हम जिंक को रिएक्ट करवाते हैं HCl से, तो मेरा क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2, और साथ में मेरा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं मेटल के साथ कैसा रिएक्शन है उसका। तो मेटल के साथ बस वो रिएक्ट करके मेटालिक क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। बस कंडीशन ये है कि वो जो मेटल हम यूज कर रहे हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं एक्शन ऑन ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। मतलब ये कह रहा है ना कि जो मेरा HCl है वो या तो ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या चीज शो करेगा। तो जब मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो मेरा क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ये चीज बस ध्यान में रखना है। इसका 1-2 एग्जांपल भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ऑक्साइड का, जैसे हम एक काम करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं। जब हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, तो मेरा क्या बना लेगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, MgCl2 प्लस H2O वाटर बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 से हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जब मेरा कोई भी ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड मेरा एक ऑक्साइड है, रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब रिएक्टेंट आगे पीछे हम कहीं भी लिख सकते हैं। जब मेरा ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेरा क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है एंड वाटर बनाता है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। वही एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ना सिंपल सा, और हम एक हाइड्रोक्साइड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम एक नॉर्मल सा हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH, बेसिक सा हाइड्रोक्साइड है। इसको जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, तो ये क्या बना लेगा, मेरा NaCl बना लेगा जो मेरा सॉल्ट है, प्लस वाटर बना लेगा H2O। तो इस तरीके से ये चीज हमको बस यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है कि जब मेरा HCl रिएक्ट करता है ऑक्साइड के साथ या फिर हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ये चीज बस हमको ध्यान में रखना है। तो ये भी सिंपल सा प्रॉपर्टी, ज्यादा कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं HCl का बिहेवियर कैसा है विथ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि जब हम लोग HCl को रिएक्ट करेंगे, जब हम लोग HCl को रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के साथ, मतलब कि वीक एसिड के सॉल्ट के साथ अगर हम लोग HCl को रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बिहेवियर शो करेगा। तो जब हम लोग HCl को रिएक्ट करेंगे ना वीक एसिड के सॉल्ट के साथ, तो मेरा सबसे पहला तो बनेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा मेरा सबसे पहला। एंड साथ में यहाँ पे एक चीज और बनता है, यहाँ पे ना एक वीक एसिड बनता है। देखो यहाँ पे जो HCl है मेरा, HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है,
HCl क्या है मेरा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं वीक एसिड सॉल्ट के साथ, मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड इसको हम बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। तो जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो मेरा क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा और साथ में लिबरेट हो जाएगा वीक एसिड। यहां पे वीक एसिड मेरा निकल जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज ये ध्यान में रखना है ना कि ये जो मेरा वीक एसिड बनता है ना, ये हाईली अनस्टेबल होता है, जिसके कारण ये अनस्टेबल है। तो ये फ्री स्टेट में मतलब ऐसे एग्जिस्ट तो करने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, फर्दर टूट जाता है H2O में एंड गैस में, ये मेरा टूट जाता है वीक एसिड, ठीक है। जो हम बताएंगे समझ में आ रहा है कि जब हम लोग HCl को रिएक्ट कराएंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के साथ तो सबसे पहला मेरा बनेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में बनता है वीक एसिड जो मेरा अनस्टेबल होता है, और वही वीक एसिड मेरा टूट जाता है H2O में और यहां से गैस लिबरेट हो जाता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड आखिरकार होता क्या है। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड कुछ और नहीं होता बल्कि हमारा कुछ कंपाउंड, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड्स, सल्फाइड, ये सब को हम बोलते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। एक एक करके हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं मेरा कार्बोनेट सॉल्ट है, जैसे हम एक एक करके वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ले लेते हैं विथ कार्बोनेट, हम मान लेते हैं मेरा जो सॉल्ट है वो कार्बोनेट का है, ठीक है। अब जब कार्बोनेट को अगर हम लेंगे तो मेरा सॉल्ट क्या कहलाया जाएगा, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस सॉल्ट इसके अंदर पाया जाता है, तो ये मेरा हो जाएगा। अब जब हम रिएक्ट करवाएंगे इसको HCl के साथ तो हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सा सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, ठीक है, CaCO3। इसको जब हम HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो जैसे ही हम इसको HCl से रिएक्ट करवाएंगे ना, तो देखो ये मेरा क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये रिएक्ट होगा और ये कैल्शियम क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। मतलब यहां पे मेरा क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा CaCl2, और साथ में यहां पे मेरा बन जाएगा वीक एसिड H2CO3, H2CO3। लेकिन ये जो मेरा है ना, ये मेरा क्या है, वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड है, ये मेरा वीक एसिड है। और वीक एसिड होने के कारण ये मेरा क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है, ये मेरा अनस्टेबल है, जिसके कारण से ये क्या होगा, फर्दर टूट जाता है H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 गैस यहां से लिबरेट हो जाएगा। मतलब यहां पे ये कहना चाह रहे हैं ना कि जब HCl रिएक्ट होता है किसी भी कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट सॉल्ट मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के साथ, तो मेरा क्या बनाएगा, सबसे पहला कैल्शियम, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा जो क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, और साथ में यहां पे मेरा एक वीक एसिड बनाता है। अब ये वीक एसिड अनस्टेबल होता है जिसके कारण से ये फर्दर टूट जाएगा H2O में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम लोग एक और सॉल्ट का एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसी चीज को, चलिए। तो अब हम लोग ले लेते हैं अपना दूसरा सॉल्ट, मान लेते हैं मेरा कोई सॉल्ट ऑफ वीक एसिड कुछ और ले लेते हैं, मान लेते हैं बाइकार्बोनेट सॉल्ट है, जैसे कि विथ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अगर हम HCl को बाइकार्बोनेट सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैसा बिहेवियर शो करेगा। बाइकार्बोनेट के अंदर कौन सा सॉल्ट पाया जाता है, HCO3 माइनस सॉल्ट उसके अंदर पाया जाता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम एक बाइकार्बोनेट सॉल्ट ले लेते हैं, सिंपल से ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही ले लेते हैं, NaHCO3। इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ तो मेरा क्या होगा, जब ये HCl के साथ रिएक्ट होगा तो सबसे पहले तो मेरा NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद NaCl कंपाउंड बना लेगा, और साथ में यहां पे एक मेरा वीक एसिड बनेगा, क्या, H2CO3, H2CO3, ये मेरा क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। और वीक एसिड होने के साथ साथ ये मेरा क्या है, अनस्टेबल भी है, ये मेरा क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण ये क्या होगा, फर्दर टूट जाएगा, और फर्दर टूट जाएगा H2O प्लस CO2 में, H2O प्लस CO2 गैस में टूट जाएगा। उसी तरीके से हम लोग एक और सॉल्ट का एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, हम इस बार ले लेते हैं सल्फाइड्स का, विथ सल्फाइड्स, PHITS, विथ सल्फाइड्स। इसका सॉल्ट मेरा क्या हो जाता है, SO3 2 माइनस, ये मेरा सॉल्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, तो हम एक काम करते हैं, एक सॉल्ट ले लेते हैं, सोडियम सल्फाइड का ही ले लेते हैं, Na2
SO3 ले लेते हैं। इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा? सेम जो पीछे काम हो रहा था भाई, ये सोडियम ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से, इसको रिप्लेस कर देगा और खुद बना लेगा NaCl बना लेगा सबसे पहले। उसके साथ साथ यहां पे मेरा बन जाएगा H2SO3 एसिड, जो ये मेरा क्या होगा, फिर से ये मेरा वीक एसिड है। अब ये वीक एसिड होने के साथ साथ ये मेरा अनस्टेबल भी है। क्या है? अनस्टेबल है। अब जब ये मेरा अनस्टेबल है तो ये फर्दर टूट जाएगा। अब यहां पे एक चीज ये ध्यान में रखना है ना कि यहां जब ये टूटेगा तो ये H2O के साथ साथ इस बार बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इससे ऊपर क्या बना रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बना रहा था? क्योंकि यहां पे मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बच रहा था, बट यहां पे मेरा सल्फर डाइऑक्साइड है, इसलिए यहां पे मेरा गैस जो लिबरेट होगा वो क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसको सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करवा देते हैं HCl को विथ सल्फाइड्स, तो क्या बिहेवियर शो करेगा? तो जब हम इसको सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्फाइड्स का मेरा सॉल्ट क्या हो जाता है? S2-, ये इसका सॉल्ट होता है। जब सल्फाइड के साथ मेरा HCl रिएक्ट करेगा तो हम एक सिंपल सा सल्फाइड ले लेते हैं, मान लेते हैं आयरन सल्फाइड का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं FeS। जब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, तो जैसे ही हम इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सबसे पहले तो ये जो आयरन है वो ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से, तो इसको रिप्लेस कर देगा और खुद कंपाउंड बना लेगा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, मतलब FeCl2 बना लेगा। ठीक है, और साथ में मेरा एक गैस यहां से लिबरेट होगा जो मेरा क्या हो जाएगा? H2S। ये गैस यहां से लिबरेट होता है। तो ये बस हमको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि कार्बोनेट के साथ कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है, सल्फाइड्स के साथ कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है, सल्फाइड्स के साथ कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है। ये सभी चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है बस। ठीक है, बाकी ये कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। तो इसी चीज को हम लोग एक बार सम अप कर लेते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। तो देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? हम ये पढ़े कि जब HCl को हम लोग रिएक्ट करते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के साथ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि जो मेरा HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। साथ ही में जब हम उस HCl को रिएक्ट करते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के साथ, जैसे मेरा क्या हो जाएगा? कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फाइड्स हो गया, सल्फाइड हो गया। तो ये क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, वीक एसिड को निकाल देता है। लेकिन जो वीक एसिड मेरा बनता है वो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, जिसके कारण से वो टूट जाता है किसमें? वाटर और गैस में। वाटर और गैस में टूट जाता है। इसलिए हम लोग दैट्स व्हाई वी ऑलवेज ऑब्जर्व गैस इवोल्यूशन इन दिस रिएक्शन। इसलिए हम लोगों को इस रिएक्शन में क्या नजर आता है? गैस इवोपोरेट होते हुए नजर आता है। हमको बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना है ना कि जब हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेरा कौन सा गैस लिबरेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाइकार्बोनेट के साथ भी हम लोग जब रिएक्ट करते हैं तब भी मेरा कौन सा गैस लिबरेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही लिबरेट होता है। लेकिन जब हम लोग सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करवाए थे तो हम लोग को क्या देखने को मिला था? सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग को यहां से लिबरेट होते हुए नजर आया था। वहीं अगर हम इसको सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो इस केस में मेरा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहां पे इवॉल्व हो जाएगा, H2S गैस। तो ये चीज बस हमको ध्यान में रखना, बाकी ये कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये तुमको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं एक्शन ऑन थायोसल्फेट। मतलब जब हम HCl को रिएक्ट करवाएंगे थायोसल्फेट के साथ तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? तो देखो थायोसल्फेट का मेरा ये फॉर्मूला होता है Na2H2O3। ये मेरा थायोसल्फेट हो गया। जब हम थायोसल्फेट को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मेरा सबसे पहले ये सोडियम ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से, तो उसको रिप्लेस कर देगा और खुद का बना लेगा सॉल्ट। सबसे पहले तो मेरा NaCl बन जाएगा, साथ में वाटर यहां पे लिबरेट होता है, H2O बनेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। और इसके साथ साथ इन तीनों चीजों के अलावा एक मेरा येलो कलर का सल्फर भी यहां पे प्रिसिपिटेट मतलब बाहर बनता हुआ नजर आएगा। ये चीज बस हमको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सल्फर। जैसे देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, जब हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हो गया मेरा। जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे थायोसल्फेट के साथ, यहां ये मेरा थायोसल्फेट हो गया। जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं ये थायोसल्फेट के साथ, तो मेरा क्या प्रोड्यूस होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और इसके साथ साथ येलो सल्फर भी हम लोगों को देखने को मिलता है। ये जो निकल रहा है वो मेरा क्या है? येलो सल्फर यहाँ पे प्रिसिपिटेट होते हुए नजर आ रहा है। अब कुछ देर पहले, ठीक अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सल्फाइड्स के साथ HCl को रिएक्ट करवाए, तो वहां पे मेरा फॉर्मूला क्या था? Na2SO3। देखो दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, थायोसल्फेट का और सल्फाइड्स में फॉर्मूला का, बस यहाँ S में
टू है, यहाँ पे एस में टू नहीं है, बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मेरा थायोसल्फेट हो गया, उससे पीछे जो मेरा था वो क्या था, सल्फाइड्स था। तो जब सल्फाइड्स को हम रिएक्ट करवाएंगे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ NaCl बनेगा और H2O बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये जो सल्फर बन रहा है येलो कलर का, इस केस में नहीं बनता है। तो इसका मतलब यहां से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो मेरा रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो थायोसल्फेट का हो रहा है, उससे हम एक चीज ये तो कर सकते हैं ना कि दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन थायोसल्फेट एंड सल्फाइड्स। मतलब हम थायोसल्फेट और सल्फाइड को इस रिएक्शन की मदद से पता कर सकते हैं कि अगर हमको कोई दो सॉल्यूशन दे दिए गए, एक में थायोसल्फेट दे दिया गया है, एक में सल्फाइड्स दे दिया गया, और कोई हमसे पूछ दिया कि बताओ थायोसल्फेट कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लाके HCl डाल देंगे और HCl इसमें भी लाके डाल देंगे, और हम देखेंगे कि किसमें मेरा येलो सल्फर बन रहा है। जिसमें मेरा येलो सल्फर बन जाएगा वो थायोसल्फेट हो जाएगा, और जिसमें सल्फर नहीं बना वो मेरा सल्फाइड्स हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम लोग पता कर सकते हैं इस रिएक्शन से कि कौन सा मेरा थायोसल्फेट और कौन सा सल्फाइड है। तो देखो इसको हम पढ़ लेते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग थायोसल्फेट एंड सल्फाइड एज सल्फर is not precipitated when sulfide are treated with dilute HCl। मतलब वही चीज लिखा हुआ, सल्फाइड में मेरा सल्फर प्रिसिपिटेट आउट नहीं होता है, लेकिन सल्फाइड से जब हम रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट HCl को, तो मतलब ये वही चीज लिखा, कुछ खास नहीं है। तो थायोसल्फेट के साथ बस हमको ये ध्यान में रखना है कि जब थायोसल्फेट को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेरा येलो कलर का एक सल्फर प्रिसिपिटेट आउट होते हुए नजर आएगा। वहीं अगर जब हम सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये येलो प्रिसिपिटेट बाहर निकलता हुआ हमको नजर नहीं आएगा। बस यही डिफरेंस है, तो ये चीज बस ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के साथ HCl कैसे रिएक्ट करता है और उस क्या क्या बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहली बात तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो मेरा HCl वो नाइट्रेट के साथ डायरेक्टली तो रिएक्ट करता नहीं है, कुछ कंडीशन में ही करता है। तो ये चीज बस हमको ध्यान में रखना है कि जो मेरा HCl है, HCl डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रेट्स नॉर्मली। नॉर्मली तो वो नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कभी कभी कुछ केस में कर लेता है। जैसे कि जब लीड नाइट्रेट या फिर मरकरी 1 नाइट्रेट्स को हम रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, तो क्या होगा, हम लोगों को व्हाइट प्रिसिपिटेट देखने को मिलता है लीड क्लोराइड का और मरकरी 1 क्लोराइड का। जैसे यहां पे हम देख सकते हैं, लीड नाइट्रेट को हम रिएक्ट करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ, तो मेरा क्या बना, व्हाइट प्रिसिपिटेट बना लीड क्लोराइड का, ये मेरा लीड क्लोराइड हो गया। और जब हम लोग यहां पे रिएक्ट करवा रहे हैं मरकरी 1 नाइट्रेट को HCl के साथ, तो इस केस में भी हम लोगों को व्हाइट प्रिसिपिटेट देखने को मिलता है मरकरी 1 क्लोराइड का। तो ये चीज बस हमको ध्यान में रखना है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। हमको बस ये ध्यान में रखना है ना कि जब लीड नाइट्रेट या फिर मरकरी 1 नाइट्रेट को हम लोग HCl से साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा क्या बनता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है लीड क्लोराइड या फिर मरकरी 1 क्लोराइड का। ये चीज बस हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलो एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे सिल्वर नाइट्रेट से रिलेटेड। देखो जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को HCl से रिएक्ट करवाते हैं AgNO3 को, जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा क्या बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड बन जाता है AgCl, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और साथ में HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाता है मेरा, ठीक है। तो यहां पे जो ये सिल्वर क्लोराइड बनता है ना, जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा क्या बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड बनता है ये मेरा क्या होता है, कर्डी, मतलब कर्ड के जैसा नजर आएगा, कर्डी व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है सिल्वर क्लोराइड का। तो इसको हम लिख देते हैं सबसे पहले, ये जो बनता है सिल्वर क्लोराइड वो क्या होता है, कर्डी व्हाइट प्रिसिपिटेट, कर्डी व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। साथ ही साथ एक चीज और ये ध्यान में हमको रखना है ना कि ये जो मेरा सिल्वर क्लोराइड बना है वो ये जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड है उसमें इनसॉल्यूबल होता है। मतलब कि यहां पे एक और बात को हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये इनसॉल्यूबल है नाइट्रिक एसिड में, इनसॉल्यूबल इन नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड में मेरा इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। लेकिन ये नाइट्रिक एसिड में तो इनसॉल्यूबल, लेकिन ये सॉल्यूबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, बट
soluble in अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इस HNO3 में तो इनसॉल्यूबल है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। तो जब हम लोग AgCl को रिएक्ट करवाते हैं, यही AgCl है, एल्युमिनियम मतलब सॉरी सिल्वर क्लोराइड है, इसको जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH4OH, जब हम लोग इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेरा क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग डाइमीन सिल्वर 1 क्लोराइड बोलते हैं। तो उसका मेरा फॉर्मूला हो जाता है AgNH3 और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है, इसलिए इसको हम लोग प्लस ले लेते हैं और साथ में मेरा Cl माइनस बन जाता है यहाँ पे, Cl माइनस। तो और साथ में यहाँ पे वाटर भी लिबरेट होता है 2H2O। ठीक है, तो ये जो मेरा कंपाउंड बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं डाइमीन 1 सिल्वर क्लोराइड। ये जो मेरा बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइमीन 1 सिल्वर क्लोराइड। ये मेरा क्या हो जाएगा, डाइमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। ये चीज हमको बस ध्यान में रखना है। और ये जो डाइमीन 1 सिल्वर क्लोराइड है, इसको अगर अब हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, मतलब ये जो मेरा बन गया है इस कंपाउंड को, मतलब हम ये कह रहे हैं ना नाउ, ये जो मेरा डाइमीन 1 सिल्वर क्लोराइड बन गया है, मतलब कि AgNH3 होल टू द पावर प्लस Cl माइनस, इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तब मेरा क्या बनता है, यहां पे मेरा बनता है सिल्वर क्लोराइड, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड मेरा बना है यहाँ पे, ठीक है, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे मेरा बनता है, अगर हम इसको हीट करेंगे, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो जैसे कि मेरा क्या बना, हम इसको दिखा दे रहे, लिख के समझने की कोशिश करना। देखो जो यह मेरा बना है सिल्वर क्लोराइड, मतलब कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड मेरा बना है जो AgCl, उसको जब हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने पे ये मेरा टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में, Ag प्लस Cl2 क्लोरीन में। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, यहां 2 हो जाएगा और यहां 2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड को हीट करते हैं तो फिर हम लोगों को क्या मिल जाता है, सिल्वर मिल जाता है, मतलब सिल्वर हम लोगों को यहां पे मिल जाता है। तो यहां पे ना एक चीज ध्यान में रखना है, यहां पे एक कंफ्यूजन बच्चे लोगों को होता है। देखो सवाल ये आ सकता है कि जब हम पहले ही रिएक्शन किए सिल्वर नाइट्रेट का HCl के साथ, तो मेरा यहाँ AgCl बन गया था, यहाँ पे ऑलरेडी AgCl बन गया था ना, तो इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्यों रिएक्ट करवाएं, डायमीन क्यों बनाए, डायरेक्ट हम इसको हीट करके भी तो सिल्वर ले सकते थे, तो इतना करने की जरूरत क्या था। तो देखो पहला चीज तो ये ध्यान में रखना है, ये जो मेरा फर्स्ट स्टेप है इसको ना हम लोग एज अ क्लोरीन टेस्ट भी ले सकते हैं, क्लोराइड आयन, यहाँ पे मेरा क्लोराइड आयन बनता है। पहला चीज तो ये ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज हमको ये ध्यान में रखना है ना कि ये जो मेरा AgCl बन रहा है यहाँ पे, ये एक प्रेसिपिटेट होता है, ये अदर प्रेसिपिटेट जैसे कि हमने देखे थे लीड क्लोराइड, उसके जैसा भी नजर आता है। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये जो मेरा बन रहा है वो सिल्वर क्लोराइड ही बन रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मेरा सिल्वर क्लोराइड होगा तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब उसके साथ सॉल्यूबल है, रिएक्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट, और मेरा क्या बन जाता है, डाइमीन बन जाता है, ठीक है, डाइमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। और उसको फिर हम लोग नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा सिल्वर क्लोराइड मिल जाता है। इससे हम लोग को कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे जो बना है वो मेरा क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ना कि अदर व्हाइट प्रेसिपिटेट कुछ भी हो सकता है मेरा, ठीक है। तो ये चीज हमको बस ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि हम लोग क्या किए, सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मेरा क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना, जो मेरा क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, मतलब कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर क्लोराइड का, और साथ में मेरा HNO3 नाइट्रिक एसिड निकल जाता है। अब हमारे पास कंफ्यूजन है कि ये जो हम बनाए हैं वो मेरा व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का ही है या किसी और चीज का है। तो हम लोग इसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं,
इसी चीज को वापस से हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा सिल्वर क्लोराइड है वो नाइट्रिक एसिड में तो इनसॉल्यूबल है, ये मेरा नाइट्रिक एसिड है इसमें इनसॉल्यूबल, लेकिन सॉल्यूबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, सॉल्यूबल होता है मेरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें सॉल्यूबल होगा। अब इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएं तो मेरा क्या बन जाता है, डाइमीन सिल्वर 1 क्लोराइड बन जाता है और साथ में वाटर यहाँ पे निकलता है। अब जब डाइमीन 1 सिल्वर क्लोराइड को हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना तो फिर से मेरा क्या बन जाएगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। और यही सिल्वर क्लोराइड कंफर्म हो गया कि मेरे पास अभी क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड बना है। और उस सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाता है, सिल्वर, और साथ में यहां से क्लोरीन लिबरेट हो जाता है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार देख लो स्क्रीन में जो भी चीज है, एक बार अच्छे से देख के समझ लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल है। तो चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, तो देखो इसको समझने से पहले ना हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग इस ऑक्सीडेशन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग HCl की बात करें तो अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम पहला स्टेप में मान लेते हैं HCl को अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमको क्या नजर आएगा। अगर हम एक HCl लेते हैं तो HCl को जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमको क्या नजर आएगा, एक H+ आयन नजर आएगा और साथ में इसके साथ एक Cl- आयन नजर आएगा। ये चीज तो सभी को पता है, HCl जब ब्रेक होगा तो एक इसके अंदर एक H+ आयन है और एक Cl- आयन है। अब ये जो Cl- आयन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन भी बोलते हैं, क्लोराइड आयंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो हम लोग को सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता क्या है, तब तो हम लोग जानेंगे कि HCl का ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब HCl से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि HCl से कैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो देखो समझो एक चीज अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो, देखो हम तीसरा 1 बाय 1 स्टेप करके समझा रहे हैं। देखो अगर हम इस क्लोराइड आयन को ले लेते हैं, देखो अच्छे से समझना, अगर हम एक क्लोराइड आयन को लेते हैं तो इस क्लोराइड आयन के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, इस क्लोराइड आयन के अंदर एक क्लोरीन होता है मेरे पास और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देखो एक चीज समझो, ये हम क्या लिखे इसको एक बार फिर से हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो जैसे अगर हम लोग क्लोरीन को लेते हैं तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस सेल्स में, 7 होता है ना। इसका मतलब ये अनस्टेबल है, इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तब ना जाके ये स्टेबल हो पाएगा। तो ये मेरा अनस्टेबल है। अब जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये मेरा क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता था। तो अगर एक क्लोराइड आयन को हम देखें तो उसके अंदर क्या है, एक क्लोरीन है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन है, यही ना होता था। तो वही चीज हम यहां लिखे है कि एक क्लोराइड आयन है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक क्लोरीन पाया जाता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन है वो अनस्टेबल है, उसको स्टेबल करने के लिए क्या जरूरत पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक चीज समझो, हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम एक क्लोराइड आयन है मेरे पास, ठीक है, हम एक काम करते हैं 2 क्लोराइड आयन ले लेते हैं। एक क्लोराइड आयन यहां पे मेरे पास और एक और क्लोराइड आयन है मेरे पास, ठीक है। हम 2 क्लोराइड आयन ले लिए। तो अगर हम 2 क्लोराइड आयन लेंगे तो इसके अंदर मेरे पास एक क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा इसमें, और अगर हम दूसरा क्लोराइड आयन लेंगे तो उसके अंदर भी हमको एक क्लोरीन और साथ में एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। अब जब हम कंबाइन कर देंगे, इसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 क्लोराइड आयन हो जाएगा, साथ में मेरे पास 2 क्लोरीन हो जाएगा। मतलब 2 क्लोरीन को हम लिख सकते हैं Cl2, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे अभी, उसको हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स बोल देंगे। साथ में मेरा क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब एक चीज समझो, ये जो Cl2 है ना ये स्टेबल होता है, ये जो मेरा Cl2 है ये स्टेबल होता है, लेकिन ये जो क्लोरीन आयन है या फिर ये क्लोरीन एटम है ये दोनों अनस्टेबल है। तो देखो इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर हम एक क्लोरीन को लेते हैं तो उसके वैलेंस सेल में मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये स्टेबल नहीं है, ये मेरा स्टेबल नहीं है। लेकिन एक क्लोरीन एटम के साथ अगर हम दूसरा क्लोरीन एटम को भी ले लेते हैं, मान लो ये क्लोरीन एटम है, इसके साथ हम एक और क्लोरीन एटम को ले लेते हैं, ठीक है, उसके वैलेंस सेल में भी क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो यहां पे अच्छे से अगर हम ऑब्जर्व करें तो दोनों क्या कर लिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया। मतलब ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। इसका मतलब जो मेरा इन दोनों क्लोरीन एटम को मिला दिए, जैसे हम 2 क्लोराइड आयन लिए तो एक के अंदर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी क्लोराइड आयन के अंदर एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्लोरीन आपस में मिलकर के क्या बना लेगा, क्लोरीन
मॉलिक्यूल्स बना लेगा, Cl2 बना लेगा, और ये Cl2 क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ये Cl2 मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया। अब देखो, तो उसी तरीके से हम क्या देख रहे हैं, HCl के अंदर भी यही काम होता है। मेरा क्लोरीन एटम, क्लोराइड आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब देखो यहां पे मेरा क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको यहां पे देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये क्या है, मेरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं ना कि जो मेरा HCl का है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो HCl के अंदर H प्लस Cl माइनस है। अब Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो कुल मिला जुलाकर HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहां पे एक सवाल आता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन का होगा क्या। तो देखो एक्चुअली में होता क्या है, हम आगे एक चीज लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो होता क्या है ना, एकदम सिंपल है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इसको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा और वो ले लेगा, और वो भी क्या हो जाएगा, अपना रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा। देखो होता क्या, हम उसको एक बार लिख देते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। फिफ्थ पॉइंट बाय पॉइंट लिख दे रहे हैं। देखो द इलेक्ट्रॉन, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय क्लोराइड आयन, जो मेरा क्लोराइड आयन यहां पे इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो क्या होगा, आर accepted by the oxidizing agent, the oxidizing agent, उसको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आके एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि हम मैंगनीज डाइऑक्साइड ले लेते, कुछ भी हो सकता है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड ले लिया, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और साथ में ये जो लॉस इलेक्ट्रॉन है वो अपना यूज कर लिया। मतलब कि यहां पे क्या होगा, देखो अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, देखो क्या होता है। जब हम लोग HCl को रिएक्ट करेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, MnO2 के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहां पे मेरा बनेगा सबसे पहले मैंगनीज क्लोराइड MnCl2, साथ में मेरा वाटर यहां पे इवोपोरेट होगा, और साथ ही साथ यहां पे मेरा क्लोरीन का एटम भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। मतलब अब इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, ये हमको बैलेंस नजर नहीं आ रहा, तो यहां पे मेरे पास 2 मतलब यहां पे 4 करना पड़ेगा हमको, 4 HCl, साथ में 2 वाटर, तो 4 हाइड्रोजन, सारा कुछ बैलेंस हो गया। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमको क्या नजर आ रहा है, ये जो मेरा HCl था, HCl के अंदर ये जो क्लोरीन एटम था वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद क्या बना लिया, देखो खुद का अपना क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बना लिया। तो इसका मतलब यहां पे हम एक चीज कह सकते हैं ना, दैट्स वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नेसेसरी। It takes the electron and allow chloride ion to oxidize into chlorine gas, क्लोरीन गैस। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड था, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसमें ये क्लोरीन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक और क्लोरीन के साथ अपना क्लोरीन गैस बना लिया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब HCl का मेरा क्या हो गया, इस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। मतलब कि अगर HCl को हमको ऑक्सीडाइज करना है, मतलब ऑक्सीडेशन करना है, तो हमको क्या लाना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ेगा, और उसको HCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे। तो यहां पे हम क्या ले लिए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो वैसे कोई और भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। तो ये चीज समझ में आया, तो चलो इसको हम लोग एक बार सम अप कर लेते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। तो देखो अभी हम लोग यही पढ़े कि जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं क्लोरीन में, किसकी मदद से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से। जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं किसमें, क्लोरीन में, मतलब क्लोरीन वहां से हम लोग निकालते हैं,
तो किसकी मदद से करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। जैसे मेरा क्या हो सकता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड का हम लोग अभी देखे थे, साथ में लीड डाइऑक्साइड का भी होता है। जैसे हम लीड डाइऑक्साइड का लिख देते हैं, देखो होता क्या एक्चुअली में, हम जैसे ले लेते हैं PbO2 लीड डाइऑक्साइड, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो 4HCl ले लेते हैं, बैलेंस साथ ही साथ हम करते हुए चले जाते हैं। और जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, मतलब हीट करेंगे, तो मेरा क्या बनेगा? PbCl2 बन जाएगा, लीड क्लोराइड बन जाएगा। साथ में मेरा यहाँ पे वाटर इवोपोरेट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरा क्या बनता है? क्लोरीन का गैस बनता है, Cl2 बनता है, क्लोरीन गैस। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लोरीन था वो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया। और इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना लिया? क्लोरीन गैस बना लिया। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, इसलिए इसका मतलब मेरा HCl का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये भी सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार फिर से इसको तुम देखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे के रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्वारीजिया। एक्वारीजिया आखिरकार होता क्या है? देखो एक्वारीजिया बहुत ही पावरफुल एक तरह का मिक्सचर है। देखो एक्चुअली में मिक्सचर कैसे बनाया जाता है? एक्वारीजिया एक मिक्सचर है जिसमें जब हम लोग 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लेते हैं और 1 पार्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हैं, और जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो मेरा एक मिक्सचर तैयार होता है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोसिल क्लोराइड पाया जाता है, साथ में वाटर पाया जाता है, और उसके साथ साथ नेजेंट क्लोरीन हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो मिक्सचर तैयार होता है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये अनरिएक्टिव मेटल जैसे गोल्ड हो गए, प्लैटिनम हो गए, उसको भी खराब करने के लिए ये काफी है। जैसे देखो यहां पे जो मेरा नेजेंट क्लोरीन है ना, ये नेजेंट क्लोरीन क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है नोबल मेटल्स। नोबल मेटल वैसे मेटल्स को बोलते हैं जो बहुत कम रिएक्ट करता है, अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। इसी कारण की वजह से इसका हम लोग क्या ज्वेलरी ये सब इस्तेमाल करते हैं, वो खराब नहीं होता, जल्दी रिएक्ट नहीं होता। वहीं अगर हम कोई चीज नॉर्मल मेटल का ज्वेलरी बनाएंगे तो वो खराब हो जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में। लेकिन ये जो मेटल्स होते हैं गोल्ड प्लैटिनम, ये बहुत कम रिएक्ट होते हैं। लेकिन जो एक्वारीजिया सॉल्यूशन है 3HCl और HNO3 के अंदर जो मिक्सचर तैयार होता है वो क्या करता है? ये अनरिएक्टिव मेटल जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, उसको भी खराब कर सकता है। ये क्या करता है? जब गोल्ड ये नेजेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो गोल्ड 3 क्लोराइड बना लेगा। वहीं अगर प्लैटिनम की बात करें तो प्लैटिनम ये नोजेंट क्या बोलते हैं, नेजेंट क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरा क्या बना लेता है? प्लैटिनम 4 क्लोराइड बना लेगा। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये जो मिक्सचर है एक्वारीजिया, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये यहां तक कि नोबल मेटल्स को भी खराब करने के लिए एक काफी है। जैसे कि यहां पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कितना पावरफुल है। इसमें कोई भी चीज डालेंगे तुरंत क्या करेगा? उसको खराब कर देगा, मतलब वहां पे तुरंत अपने आप में उसको डिसॉल्व कर लेगा। तो एक्वारीजिया भी ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि एक्वारीजिया कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो ये रिएक्शन कम से कम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो अब हम लोग देखने वाले यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहां कहां पे किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहां कहां पे किया जाता है। तो सबसे पहला तो हाइड्रोक्लोरिक का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिपेयर क्लोराइड्स, जैसे कि जिंक क्लोराइड हो गया, आयरन क्लोराइड हो गया। तो क्लोराइड बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। वहीं पे बात करें एक्वारीजिया का प्रिपरेशन में भी जस्ट हम लोग देख के आ रहे, एक्वारीजिया बनाने में भी हम लोग को किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ ही साथ एज अ क्लीनिंग एजेंट इन द इंडस्ट्रीज, क्लीनिंग एजेंट की तरह हम लोग HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ फॉर डिसॉल्विंग मेटल ऑक्साइड एंड कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड को या फिर कार्बोनेट को डिसॉल्व करने के लिए भी हम लोग को HCl का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ में हम लोग फूड इंडस्ट्री में भी HCl का इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से ग्लूकोज निकालने में भी हम लोग क्या HCl का इस्तेमाल करते हैं। टू रिमूव रस्ट फ्रॉम आयरन सीट, आयरन सीट मतलब जिसमें आयरन शीट हो गया, आयरन का ऑब्जेक्ट हो गया, उसमें जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, तो उसको हटाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? HCl का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम द बोन्स, अगर बोन से हम लोग ग्लू निकालना चाह रहे हैं तो उसके एक्सट्रैक्शन में भी हम लोग को HCl का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये उसका कुछ यूजेस है, एक बार देख सकते हो, पॉज कर लो वीडियो को और एक बार अच्छे से देखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट को जल्दी से रीड करो, तब फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तुम पॉज करके रीड कर लो, ठीक है।
तो चलो अब हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरे पास जो सॉल्यूशन मौजूद है या फिर जो भी चीज मौजूद है, एक बीकर ले लेते हैं, उसमें हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया गया, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर मेरे पास जो सॉल्यूशन दिया गया है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है। तो उसका कुछ तो रीजन तरीका होना चाहिए। तो देखो उसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। पहला तरीका है स्मेल से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, इरिटेटिंग स्मेल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पंजेंट स्मेल होता है। हम लोग पीछे देख चुके हैं प्रॉपर्टी में। तो अगर स्मेल से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि नहीं, उसका इरिटेटिंग पंजेंट स्मेल होता है, स्मेल से हम लोग पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है अमोनिया टेस्ट। कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे अमोनिया टेस्ट क्या होता था। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग रिएक्ट करवाते थे अमोनिया से, तो हम लोग को क्या देखने को मिलता था, अमोनियम क्लोराइड देखने को मिलता था, जो क्या होता था, डेंस व्हाइट फ्यूम होता था। देखो ये हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे। जब हम लोग अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जब अमोनिया को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हम लोग को क्या देखने को मिलता था, अमोनियम क्लोराइड मिलता था। और ये जो अमोनियम क्लोराइड होता था ये डेंस व्हाइट फ्यूम होता था, मतलब व्हाइट कलर का एक प्रिसिपिटेट नजर आता था, पाउडरी सब्सटेंस होता था, उसको अमोनियम क्लोराइड बोलते थे। तो अगर हमको पता करना है कि ये जो सॉल्यूशन हमको दिया गया वो क्या है, मेरा HCl है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अमोनिया डाल देंगे और देखेंगे व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बन रहा है कि नहीं। अगर व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बन जाएगा तो हम बोल देंगे ये जो लिक्विड दिया गया वो मेरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वहीं एक और चीज हम लोग देखे थे, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी देख सकते हैं, कुछ देर पहले देखे थे कि जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को जब हम लोग रिएक्ट करवा रहे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा था, हम लोग को देखने को मिल रहा था एक सिल्वर क्लोराइड बनता हुआ नजर आ रहा था। कर्डी व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता था और साथ में मेरा HNO3 बनता था, नाइट्रिक एसिड। तो हम लोग क्या देखे थे कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो इनसॉल्युबल होता था नाइट्रिक एसिड में, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता था। तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाते तो मेरा क्या बन रहा था, व्हाइट प्रिसिपिटेट बन रहा था सिल्वर क्लोराइड का। तो हम लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं कि मेरे पास जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे, ला के यहाँ पे हम डाल देंगे सिल्वर नाइट्रेट को, AgNO3 को लाके डाल देंगे और AgNO3 को लाके डाल देंगे। और कुछ देर बाद जब सॉल्यूशन कंप्लीट होगा तो हमको अगर यहाँ पे व्हाइट प्रिसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का देखने को मिल जाता है तो हम बोल देंगे कि हाँ ये जो सॉल्यूशन था वो मेरा एसिड है। क्यों, क्योंकि AgNO3 जब HCl से रिएक्ट कराता है तो मेरा सिल्वर क्लोराइड बनाता है, और ये सिल्वर क्लोराइड क्या था, इनसॉल्युबल था HNO3 में, मतलब नाइट्रिक एसिड में, और सॉल्युबल था किसमें, ये सॉल्युबल था अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये भी हम लोग देख चुके थे। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेस्ट। तो देखो कुछ देर पहले हम लोग देखे थे जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब हम लोग रिएक्ट करते थे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हम लोग को क्या नजर आता था, क्लोरीन गैस निकलता हुआ नजर आ रहा था। तो जो क्लोरीन गैस निकलता है ना वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। देखो एक चीज समझो, अभी ये रिएक्शन कुछ देर पहले हम लोग देखे थे, जब मैंगनीज डाइऑक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हमको क्या नजर आ रहा था, मैंगनीज क्लोराइड, साथ में वाटर और साथ में क्लोरीन निकल रहा था। तो ये क्लोरीन क्या था, ये क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो उसी का ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रहा था। ठीक है, तो अब हम अगर मॉइस्ट स्टार्च आयोडीन पेपर को इस क्लोरीन गैस के पास ले जाएंगे तो वो जो मेरा मॉइस्ट स्टार्च आयोडीन पेपर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये भी मेरा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेस्ट है जिसकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो मेरा सॉल्यूशन है वो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड है कि नहीं है। तो ये सारे टेस्ट थे। तो दोस्तों आज हम लोग ने स्टडी ऑफ कंपाउंड्स हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर का पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब अगली क्लास में हम इसी चैप्टर के बुक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, जहां जहां डाउट आएगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रहे नवंबर दिसंबर में जब हमारी रिवीजन और PYQ डिस्कशन की सीरीज स्टार्ट होगी तो यहाँ सारे टॉपिक्स फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिमेंबर नॉलेज ग्रोज व्हेन यू शेयर इट। दिस इज द एजुकेटेड गोस्ट साइनिंग off.